राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित, तो जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। आपके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर हैं, जो वास्तविक संख्या से शुरू होकर और अंत तक प्रयोक्ता पर समाप्त होते हैं। तो आज हम बेसिक के साथ वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना। कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वास्तविक संख्या, और मैं आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं हल कराऊंगा। जितना आप चीज़ों को समझ लोगे उतना ही चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी। हम बहुत आराम से करते जाएंगे। उससे पहले हम बेसिक करेंगे, ठीक है, जो हमें जाननी चाहिए, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप जो भी मतलब 10th क्लास में हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं इसी बेस पर आपके लिए फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, जिसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगा, और इसमें से जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल फंसेगा आप आराम से करके आएंगे। पर प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, और एग्ज़ाम से पहले अपनी इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। मैं सच में आपको बहुत बढ़िया करके बताता हूँ। देखो, अगर संख्याओं की बात की जाए, संख्याएं ये दो तरह की होती हैं। कितने तरह? दो तरह की होती हैं, ठीक है। यहाँ नंबर 1 और यहाँ लिख दो नंबर 2। यहाँ पहले नंबर पर जो आती है वो आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरे नंबर पे आती हैं काल्पनिक संख्याएं। और आपके मन में आ रहा होगा ये काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अस्तित्व कैसे नहीं होता वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। ये जो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप मैथ लोगे तो क्लास 11th में पढ़ोगे। काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5 कक्षा 11 में। जो सम्मिलित संख्या है उसमें आपके पढ़ने को मिलेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं जानना। इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास ये बोल दिया जाए, इसका मान निकालो, एक्स के दो मान निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 उधर हो जाएगा। एक्स का मान निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 2 आ जाएगा। आप बोलो इसका मान तो सर हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है। और यही चीज़, और यहाँ से ही उत्पत्ति होती है काल्पनिक संख्या की। और कक्षा 11 में जब आप जाओगे तो इसका मान भी आप निकाल लोगे आराम से। अभी मैं आपको निकालना नहीं सिखा रहा हूँ। अभी हमारा मेन मकसद है वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना। वास्तविक संख्या में कई प्रकार की होती हैं। पहली संख्या होती है जो मैं बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। नंबर 3 होती हैं परमेय संख्याएं, ठीक है। और नंबर 4 होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय
संख्याएं। नंबर 5 होती हैं पूर्णांक। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्याओं में आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको पता ही होगा। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो एग्जाम्पल दूं, प्राकृतिक संख्या। देखो, चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोलोगे मुझे केवल मार्क्स लेके आने हैं तो तुम्हें एक्सरसाइज करा के मतलब कि आपको सवाल कर सकते हो, उतना कर सकते हो। अगर आप कर लो, मतलब एग्ज़ाम में जाके कर सकते हो, तो आपका मार्क्स आ जाएंगे अच्छे खासे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपका कोई भाई हो छोटा, या आपका कोई, आप टीचर बनना चाहते हो आगे जाके, कभी आपसे कोई पूछता है, तो ये चीज़ें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो जो भी आपसे पूछेगा, आपका भाई है कोई, तो आप नहीं बता पाओगे, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा बेसिक है, उसको जानते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। फिर पहला सवाल, और एक्सरसाइज में पूरी आपको कराऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना। बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो। और चीज़ों को आप रटोगे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, तो आप आराम से सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ में हमेशा सिर्फ सीखना चाहते हैं, सीखना चाहो, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिससे और मैथ को आप कॉन्सेप्ट के साथ चलाओगे तो मैथ आपको बहुत बढ़िया लगेगी, सच बता रहा हूँ। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर हो, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते रहते हैं। ये तो अपनी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी पर ये नंबर चलते रहेंगे, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब नंबर 2 पढ़ते हैं हम, पूर्ण संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको बोलते हैं 0+n। 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के अलावा भी जीरो भी सम्मिलित होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, समझ आ रहा है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 3, पूर्णांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जीरो होता है, इधर 1 2 3 4, और इधर चलेगा -1 -2 -3 -4, ये इधर चलते रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं पूर्णांक। अब हम किस पे आएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिमेय संख्या को पता कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको अपरिमेय संख्या पता चल जाएगी। जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या अपरिमेय होती है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अभी बता, अब हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पे। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या, परिमेय संख्या, प्रत्येक संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। P/Q पूर्णांक होते हैं।
जो P बा Q का HCF निकालो तो 1 आना चाहिए। ठीक है, जो संख्याएं इन चीज़ों को संतुष्ट करती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, प्रत्येक संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए, Q का मान 0 ना हो, P व Q पूर्णांक होते हैं, जो P और Q का HCF उसका 1 आए उसी को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं। 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछते 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या है। 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि बट्टे में 0 आ रहा है। इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए Q यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। 2/4, उससे पहले हम 1/3 परिमेय संख्या है? हाँ ठीक है। 1 और 3 पूर्णांक है, नीचे 0 भी नहीं है। 1 और 3 का LCM 1 होता है, ये परिमेय संख्या है। परंतु 2/4 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं, ठीक है। लेकिन 2/4 का LCF निकालोगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 2 2 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, लेकिन HCF 1 नहीं है ना, इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल 2/4 नहीं है। इसको सरल कर सकते हैं तो 1/2 बहरूपी आई है, तो इसको बहरूपी समझो, इसका अलग रूप है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 जो आई है ये परिमेय संख्या है, परंतु 2/4 को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। इसका सरल रूप जो है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें। अपर में संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं ना, जो सिर्फ स्वयं से ही कटें, स्वयं से ही विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसका सिर्फ अंडर रूट कर लोगे, कोई भी हो संख्या, कोई भी, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 जैसे मैं कह दूँ 1.001001, ये अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है। ठीक है, ये संख्या अशांत है और अनावर्ती भी है, इसलिए ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.3 बार, तो इसका मतलब यही हुआ ना, बार लगेगा तो 1.3333, ये चलते रहेगा। तो ये परिमेय है या अपरिमेय? ये है परिमेय, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ चलती रहेगी। अगर किसी दशमलव स्थान पे कोई संख्या बार बार आवृत्ति आ रही है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या। ये अशांत है पर आवर्ती है, आवर्ती होने के कारण ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना आगे समझ में परिमेय अपरिमेय के बारे में। अब थोड़ा और जानकारी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक परिमेय है, आपको परिमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी चीज़ रटवाऊँगा नहीं, बिल्कुल समझाऊँगा। यूक्लिड विभाजन क्या कहती है? अगर आपके पास 2 नंबर हैं, जैसे
ए और बी 2 नंबर है। यूक्लिड ने क्या कहा कि अब अरे भाई आपके पास 2 नंबर लेता है, अगर तू 2 नंबर लेता है, मान ले अगर ए बी से बड़ा है तो बड़े वाले नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ आर का जो मान होगा वो इस बी से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए बोला यूक्लिड विभाजन ने, अगर आपके पास 2 संख्या ए और बी, अगर ए बड़ा है तो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहाँ आर का मान बी से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे भागफल, आर है यहाँ पे शेषफल। तो मैं आपको 2 उदाहरण दे के समझा, 2 नहीं, एक से समझ आएगा। ठीक है, तो उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे एक है संख्या 5 और एक है 2, ये है ए के स्थान पर और ये है बी के स्थान पर। 5 बड़ा है, 2 छोटा है। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देना है। ठीक है, 2 दूनी 4, शेषफल क्या बता 1। ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। ठीक है, आर का मान देखो 2 से छोटा है, हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 5 है, ये 2 है, तो क्यों हमारे पास कितना है 2, आर कितना है हमारा, आर कितना है हमारा 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो यही मेरा क्यू है और ये क्या है मेरा आर। अगर मैं बायां पक्ष को सरल करूं तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये 5 के बराबर में आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के। इसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये भी हो गया। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि बुक में आपको यही सब चीज़ दिखी है आपके में। कहाँ पर है, अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। देखो ये है, आपको देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो आर का मान 20 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। ठीक है ना, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सवाल सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, इसका पहला सवाल ये वाला। आप छोटे क्लास से ये चीज़ पढ़ते होंगे कि 2 चीज़ें, कि एक है HCF, एक है LCM। HCF निकालने की जो गुणनखंड विधि से आप छोटी क्लास से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप किस विधि का प्रयोग करोगे, प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें HCF निकालना है। हमें तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी आ सकता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहेगी तो आपका पहला और तीसरा, हालांकि तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला वाला हम करते हैं, सवाल नंबर 1। ठीक है, 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 135 और 225। ठीक है, तो इसको करते हैं हल। ठीक है, यहाँ 225 बड़ा है 135 से, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद बाकी हम सरल करेंगे। रूल आपको पता ही है, नियम की बड़ा वाला इस तरफ आएगा, छोटा वाला इस तरफ आएगा। ठीक है, आपको छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। ठीक है, ऐसे 225। ठीक है, भाग देना आना चाहिए आपको। यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे भी 3 संख्या है। 135 दूनी ज़्यादा हो जाएगा तो 135 एकम 135 घटाएंगे तो 0। ये 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, यहाँ से 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार गया? एक बार। सही है, तो शेषफल कितना बचा? 90। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसको और इसको लेना है। अगर आप ठीक प्रकार से लगोगे तो चरण 1, अब यहाँ लिख देना चरण 2। चरण 2 में क्या होगा? 135 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा तो 90 एकम 90, 90 एकम कितना बचा? 45। ठीक, तो यहाँ पे 135 कटू 90 एकम और ये 45। ठीक है, अब हमारे पास ये और ये। ठीक है, चरण 3 90 और यहाँ पे 45 आ जाएगा। हमें 90 में भाग देना है जब तक कि 45 से 90 में हमें जब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 90 का 90 दूनी तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया ना शेषफल। तो हमें वो संख्या देखनी है जिससे आपने अंतिम बार भाग दिया है। ठीक है ना, लास्ट आपने इससे भाग दिया अंतिम बार 45 से, तो 45 या शेषफल 0 आया उससे जस्ट ऊपर वाला देखो। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे अंतिम शेषफल शून्य है व भाजक कितना है? 45 अंतिम। अतः हमारे पास HCF 135 और 225 का कितना है? 45। ठीक है, आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे ही अगले भी सवाल होंगे इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों को हल करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि इसमें दिया गया है 196 और 38,220। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। कितना दिया है? 196 और 38,220। ठीक है, अब इसको हम करते हैं हल। ठीक है, ये नंबर है हल में। ठीक है, यहाँ 38220 ये बढ़ी है 196 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ठीक है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखोगे? 38,220 इसके बराबर में लिख देना 196। अब यहाँ पे हमें भाग देना होगा। ठीक है, इसमें 196 से हमें 3,820 इसमें भाग देना होगा। ठीक है, तो इसमें दिया जाएगा 196 एकम 196। ठीक है, दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 में 6 गया, 6 17 में से 9 गया 8 और यहाँ
यहाँ 1, ठीक है, 186 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 2 को नीचे लगाएंगे, लग गया। तो अब इसको लगाएंगे, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 196 नेमा 1764, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 8 9, 1 उतारेंगे 0, ठीक है। अब 5 बार लगाएंगे, 196 पंजे 0 8 9, ये एक ही बार में 0, मतलब 0 मिल गया ना यहाँ पे, तो एक ही बार में ख़त्म हो गया, ठीक है। 195 कितना गया, भागफल शेष पर 0 आ गया, एक ही चरण में सॉल्व हो गया पूरा। यहाँ चरण लिखेंगे, चरण 1। रूल का जिस संख्या से आपने अंतिम बार भाग दिया था 196, चूँकि शेषफल में शेषफल बा भाजक 196, अतः SCF 196 होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ऐसे करके करेंगे तो, ठीक है। समझ आ रहा है सबको एकदम। अब सेकंड भी हमारा आराम से हो गया। अब हम आते हैं 3 पे, क्वेश्चन नंबर, अब इसका थर्ड पार्ट, तीसरे पे, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमको 867 और 255। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल उसी प्रकार से करेंगे, कोई दिक्कतबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ 867 इससे बड़ा है 255, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से। तो यहाँ चरण नंबर 1 लिखोगे, तो यहाँ चरण नंबर 1 867 बराबर 200। और हाँ, एक चीज़ आपको और याद करना है, जो हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं उसको आप सामने करना है, बिल्कुल पीछे नहीं करना, चुपके। जो भी करो सामने करो, जिससे कि आपको एग्जामिनर को भी पता चले कि इसने ये क्या है, उसको पता है, एकदम रट्टा नहीं मारा, बिल्कुल, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेशन यहीं पे करो सामने, एग्जामिनर को दिखाते हुए पता चले हाँ कि उसने किया है सवाल। पीछे पढ़ने से क्या करना है, सामने करोगे एकदम मस्त सवाल, नंबर एकदम भर के देगा। सामने करोगे एकदम पेज भी भरेगा, नंबर ही देगा भर के, करेगा एकदम विस्तार से किया उसने। तो हम इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। इसमें आइडिया लगाओ कितने बार, 25 3 75, 3 बार जाएगा इसमें। तो यहाँ पे बचे 15 हासिल 1, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा तो 6 7 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 102, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार, शेष पर कितने बचा 102, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा, ये वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, इसमें 102 से भाग देना होगा, 255 2 बार जाएगा, क्लियर पता चल रहा है। 2 दूनी 4, 2 0 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 5, 51 आ जाएगा, ठीक है। 2 बार गया, शेषफल गया, तो क्या आ जाएगा 51। अब यहाँ से लेंगे चरण 3, 102 जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो हम चरण नंबर 3 लिखेंगे 102 कर देंगे 51 इंटू, अब यहाँ पे हम भाग देंगे कितने में, 51 से 102 में। तो मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा अभी स्पेस नए पेज पे आएंगे ना, न्यू क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इस पर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आपको साइड में पेज पे ही करना होगा, एग्जाम में करो तो, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 51 102 में, पूरा 2 बार जा रहा है, आराम से पता चला है। 2 बार लगाओगे कितना हो जाएगा 102, 0 शेषफल आ गया ना। हमें तब तक करना होता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। शेषफल 0 ना, हमें इसके ऊपर वाले के जस्ट ऊपर देखना होता है। 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या है, SCF होता है। 0 के जस्ट ऊपर वाला आपका SCF होता है, ये 51, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः SCF क्या हो जाएगा 51। ये हो गया आंसर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने आराम से आंसर निकाल दिया, ठीक है। समझ आ गया आपको सभी को। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पे, तो वो भी आपको बता दें, ठीक है। एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एक होता है यूक्लिड विभाजन लेम्मा से जो सॉल्व होता है उसको करते हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन, इसमें दिया है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला। इसको हम हल करेंगे, इसमें लैंडमार्क से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी। तो इसमें क्या दे रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये जो है उसके रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक। ये क्वेश्चन में दे रखा था, हमने पढ़ा था। प्रश्न को हमें ढंग से देखना है और फिर करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए आपके। तो हमें क्वेश्चन को हम हल करते हैं यहाँ से, हमें बताना क्या है इसमें, देखो
सोचो पहले लॉजिक क्या लेना है, सोचने का जो लॉजिक होगा उसको क्या लेना है आपको, ठीक है। लॉजिक क्या लेना है, ये क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। तो ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 3 सॉरी 6 क्यूब प्लस 5, यहाँ लॉजिक लग गया क्यू क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 बोला था ना यहाँ पे, वही 6 से बड़ा है, अर्थात बी का मान जब 6 है तो अतः शेषफल 6 से कम होगा, या तो आर का मान 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, आर का मान जैसे कि ये 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 से कम होगा, इतने से कम। कितने केस में, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए, 6 केस पे आपको इस पर बात करनी है। अब आप क्या करेंगे, यू क्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए क्यू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, यही होता है ना, हाँ। तो यहीं पे हम करेंगे केस 1, केस 1 क्या है, ये देखो बी तो 6 फिक्स है, वो तो 6 क्यू प्लस आर, केस 1 में क्या है 0, ठीक है। केस 1 में आप कर लोगे 0, जब आर का मान क्या होगा 0, ठीक है, ऐसे लिख देना यहाँ पे। तो ए का मान क्या आ जाएगा 6 क्यू होगा, 6 क्यू क्या होगा, 6 क्यू आपका एक सम संख्या, 6 क्यू क्या होगा, एक सम संख्या होगा, क्योंकि कोई भी क्यू पूर्णांक क्यू क्यू कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर, कोई भी संख्या हो, चाहे क्यों आपको विषम हो या सम हो, किसी संख्या को सम से गुणा करने पर वह सम बन जाए, गुणा करने पर संख्या बन जाती है। मैंने जैसे क्यों ले लिया, एक बार 3, एक बार ले लिया मैंने 5, और एक बार मैंने ले लिया है 6, इनको 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, ये तीनों सारी सम संख्याएँ हैं। तो इनके हिसाब से करते हैं, सम अगर सम संख्या से गुणा होगा तो सम ही संख्या आएगी, समझ आ रहा है ना। जैसे विषम संख्या कोई भी, उसमें अगर आप सम संख्या से गुणा करोगे तो सम संख्या ही आएगी। तो ये क्या है, सम संख्या, सम संख्या, इसमें अगर विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा, सम संख्या, आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा इस बारे में। तो इतना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम डीप समझा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। केस 2, जब आर का मान क्या ले लोगे 1, तो ये क्या है, एक 6 की बी की जगह 6 क्यू प्लस 1, ये क्या है सम प्लस विषम, ये 6 क्यू प्लस 1 क्या होगा विषम होगा। अब केस 3 में, ठीक है, केस 3, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, तो ए का इक्वल टू सम प्लस सम इक्वल टू सम, ठीक है। केस 4, जब यहाँ पे तो आर का मान हमने ले लिया 2, यहाँ आर का मान हमने ले लिया 1, यहाँ आर का मान लेंगे 3, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, यानी कि सम प्लस विषम, ये क्या आ जाएगा विषम, ठीक है। 6 क्यू प्लस 3 भी क्या आ जाएगा विषम। अब केस 5, आर का मान आप क्या ले लोगे 4, तो ए 6 क्यू प्लस 4, ये सम प्लस सम क्या आ जाएगा सम, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मुझे केस 6 लेना है, इसमें आर का मान हमें क्या लेना 5, ए 6 क्यू प्लस 5, ये क्या जाएगा सम प्लस विषम, क्या आ जाएगा विषम, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ये समीकरण 3 1 2, समीकरण 1
2, 3 से स्पष्ट है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, करना है, सीखना है। ठीक है, इसीलिए इसके करोगे उसके बाद ही आपको इसमें पूरे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आंसर ये मतलब लैंग्वेज से लिखना है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना आप सबको। इसी प्रकार से करना होगा आपको एग्जाम में भी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ये बोला क्वेश्चन नंबर 3। सही है, इंपॉर्टेंट है एकदम। टुकड़ियों में बता रहा है कि मार्च करना है, हमसे पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या। यहाँ पे एक बड़ा है कीवर्ड, अधिकतम संख्या। ये कीवर्ड है एकदम क्वेश्चन का, जिसमें मर्ज कर सकते हैं। जब भी ऐसे आएंगे ना, अधिकतम, अधिकतम के लिए निकालना होता है HCF। अगर यहाँ बोलता है न्यूनतम तो आपको निकालना होता है LCM। अधिकतम के लिए आएगा HCF और न्यूनतम के लिए क्या होगा, LCM। ठीक है, हमें 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नानुसार यहाँ पर करते हैं हम। प्रश्नानुसार हल। HCF किस किस का होगा, 616 और 32, जो भी आएगा वही आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, जो आएगा। तो किस विधि से कर सकते हैं हम, आपका मन जिस भी क्वेश्चन से, जिस विधि से करना हो आपको, तो यूक्लिड व्यवहार प्रमेय से ही करते हैं हम। यूक्लिड, इसने बोला नहीं है ना, इसलिए तभी हम किसी भी से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं प्रमेय, परंतु हम यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का ही करेंगे क्योंकि हम इसी से कर रहे हैं ना, इसलिए, क्योंकि चैप्टर आएगा तो प्रमेय से। तो 616 बड़ा है 32 से, यहाँ लिखेंगे चरण 1 616 इस तरफ, 32 इस तरफ, तो यहाँ 32 से भाग देंगे, कितने में देना, 616 में। 32 दूनी 64 ज़्यादा, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, पीछे से 46। ठीक है, लगभग 300 के आसपास है यहाँ पे। तो 32 से 9 बार जाएगा, आइडिया लग गया ना, है कि नहीं है। आइडिया क्या लग रहा है कि यहाँ पे 9 बार जाएगा, एग्जाम में लॉजिक लगाना चाहिए। तो कितना आएगा 200, तो क्या बचेगा शेष पर 8, 19 बार शेष पर कितना बचा 8। अब इसको और इसको, चरण 2, यहाँ आ जाएगा 32, आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। अब आपको 8 से भाग देना है 32 में। ठीक है, 8 चौके 32, शून्य आएगा, घटाएंगे पूरा पूरा, तब तक करना होता है जब तक कि शून्य ना आ जाए। ये बात याद रखना। ठीक है, कितनी बार गया यहाँ पे 4, शेषफल क्या होता है 0, 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो कितनी टुकड़ी बनेगी यहाँ पे, HCF 616 32 8, आंसर टुकड़े है जो भी है, टुकड़ी कितनी होंगी 32 के आप 8 बना सकते हो। ठीक है, 616 आ जाएंगे, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। तो 4 नंबर हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ठीक है, क्या बोला इसने, पूर्णांक का वर्ग करना, और जो वर्ग का रूप आएगा m के लिए इस रूप का दिखाना है 3m+1 के रूप में। ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप में। चलिए करते हैं हम इस सवाल को भी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक कमेंट बता देना जिससे कि मैं अपनी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कि जिससे कि मेरी दूसरी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम कंसिस्टेंसली पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा हो तो। अगर आपको समझ आ रहा हो अच्छे से तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन पे हल करते हैं। ठीक है, क्या बोला, नंबर 4 पढ़ तो लिया होगा आपने क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन पढ़ना,
वही चीज़ है इसमें कि माना पूर्णांक ए के लिए यहाँ बी क्या हो जाएगा 3, अर्थात आर होगा 3 तक है तो 0 1 2 तक होगा। ये पता लगा हमें। अब इसके बाद हम करते हैं फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, इतना करेंगे। ठीक है, क्या होगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस, तो आप केस 1 क्या, आर का मान आप कितना लोगे 0 और ए का मान कितना लोगे 3m + 1, ए इक्वल टू 3m। अब बोलोगे आंसर आ गया। गलती कर रहे हो क्योंकि स्क्वायर बोला है, स्क्वायर तो हमने अभी किया ही नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर 9, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, माना 3m स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो m, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, यही तो हमें बताना था इसके रूप में ही का रूप। ठीक है, अब केस 2, जब आर का मान आप क्या लोगे 1, तो ए इक्वल टू 3m + 1 वर्क करने पर। ठीक है, आपको सूत्र पता है ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस सूत्र से हम इसको खोल देंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब हम इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 6m, यहाँ पे हम 3m कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था हमारा, तो हमारे 3 बार बचा तो 3 m स्क्वायर प्लस 2m + 1। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा ये 3m + 1 का रूप, 3m + 1 आ गया इसके रूप। ठीक है, अब हम करते हैं केस 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 जब r = 2, तो a = 3m इक्वल टू एड 2, उसको वर्ग करने पर फिर से हम ए स्क्वायर 3m + 2 का स्क्वायर, तो हम फिर खोलेंगे 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3m और 2, तो हम इसको करते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m + 3 + 1। इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ओपन स्टैंड, तो 3 3 9, 3 स्क्वायर प्लस 4m + 1 प्लस इसको मैं क्या मान लूँगा m। ठीक है, 3m + 1 का रूप, ये समीकरण नंबर 3। आप क्या लिखेंगे फिर, समीकरण 1 बात 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m + 1 के रूप का होता है। बस यही लिख देना लास्ट में, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, सही है, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको, जैसे इसमें 5वां क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का खंड 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन हम अभी करके आपको दिखाते हैं। उसमें हम खंड कर रहे थे, मतलब वर्ग कर रहे थे, अब हमें इसमें खंड करना है। ठीक है, अब की बार हमें खंड करना है, इस सवाल में करना उसी प्रकार से है। देखना होगा आपको कि 9 9 9 9 करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप बी को 9 मान लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा एक ट्रिक है। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक ए है बा, बी को हम 3 मान लेते हैं,
3m का मान है, r का मान जो आएगा वो 1 2 आएगा, इससे कम हो जाएगा। 3 का वर्ग करने पर हमें 9 आता है और घन करने पर 27 आता है, मतलब 9 का मल्टीपल्स आ रहे हैं सारे, 9 के गुणनखंड के रूप में है, इसलिए हमने इसको 3 इसलिए माना है ऐसा। माना धनात्मक पूर्णांक ए का b3 है, ठीक है। अर्थात r का मान या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। फिर क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलते हैं, ए स्पष्ट बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर तो ए इक्वल टू बी कितना 3m प्लस आर। तो यहाँ पर केस जब आर का मान 0 है तो ए इक्वल टू 3m प्लस 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, ठीक है। हमें क्या करना है, घन करने पर, तो घन करोगे क्या, ए क्यू प्लस 3m, तो 3 का घन क्या होता है, 3 4 9 27 एम क्यू। यहाँ से 9 उपस्थित ले लो, 9 3 27, यहाँ क्या मान लोगे, m माना 3m इस क्यू को m, तो क्या आ जाएगा 9m के रूप में आ गया। हमें यही बताना है। अब आ जाओ केस 2 पे। जब r का मान क्या ले लोगे 1, तो ये हमारा 3m प्लस 1, फिर क्या करोगे आप, घन करोगे आप, तो आपको सूत्र तो पता ही होगा, ए प्लस बी का क्यू क्या होता है, तो सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। ये सूत्र आपको पता ही होगा। अब हम यहाँ पे रख देंगे सूत्र में, जैसे यहाँ से हो जाएगा ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर। अब इसको और इसको एक साथ रखो, इसका मतलब 27 एम क्यू प्लस 3 3 9 3 27 मतलब 9 एम स्क्वायर गुणा मतलब 3 है, यहाँ है 3 3 9 एम, और यहाँ पे एक का क्यूब कितना भी पावर तो एक ही रहता है। यहाँ से वन क्या आ जाएगा, 9 3 27, तो 3m स्क्वायर बचा, 9 प्लस यहाँ पे m बचा। अब मैं इसको क्या मान लूँ, m, तो ये क्या है 9m प्लस 1 रूट, ठीक है। या 9m होगा या 9m प्लस का रूप होगा, ठीक है, 9m प्लस 1 का रूप होगा। अब केस 3, जब r का मान 2, तो ए स्पष्ट क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, तो दोनों तरफ क्या करना है, घन लेना है, 3m प्लस 2, तो घन करेंगे ए का क्यूब बी का क्यूब, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, तो यहाँ से 27 एम क्यूब प्लस 8 प्लस 18 एम स्क्वायर प्लस 3 3 9 चौक 36, ठीक है, 36 एम, ठीक है। तो इन तीनों में से एक साथ रखूँ और कॉमन निकालो, 9 9 9 9 3 27 एम क्यूब, ठीक है। फिर देखो 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और प्लस से 8 अलग, ठीक है। अब इसको मैं क्या मान लूँगा m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूप में, ठीक है। तो आप कह लो समीकरण 1 2 बटा 3 से, तो यहाँ से किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो को पसंद है लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स जो क्लास 10th में उनको शेयर करना प्लीज़।